ये पढ़ लिया था हमने। चलो, एफ पॉइंट तक पढ़ा था। शॉर्ट में, क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर बन सकती है? जनरल रूल हाँ। एक्सेप्शन, खुद के नहीं और सब्सिडरी भी होल्डिंग के नहीं। लेकिन तीन एक्सेप्शन थे। डिजीज मेंबर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ट्रस्टी और रिलेशनशिप ही जब डेवलप नहीं हुई उससे पहले पढ़ लिया था। चलो, सब्सिडी कंपनी हमने पढ़ लिया, जनरल रूल नहीं लेकिन एक्सेप्शन के साथ। क्या पार्टनरशिप फर्म किसी कंपनी का मेंबर बन सकती है? जनरल रूल नहीं, एक्सेप्शन सेक्शन 8 कंपनी। एलएलपी बन सकती है हाँ। सेक्शन 8 कंपनी बन सकती है हाँ। फॉरनर मेंबर बन सकता है किसी भी केस में? मेंबर फॉरेन मेंबर को मना किया है क्या? नहीं, बस क्या बोला, अगर एलियन एनिमी होगा, वॉर होगी, तो हम वोटिंग छीन लेंगे। नोटिस अभी सस्पेंड कर दिया जाएगा जब तक शॉर्ट ना हो जाए। वोटिंग और नोटिस दोनों सस्पेंड है। डन। चलो, माइनर का केस पढ़ लिया था। क्या था माइनर का केस बताओ? जनरल रूल नहीं करेगा, गार्जियन के थ्रू आ सकता है, फुल्ली पेड होना चाहिए। ठीक है, चलो, सोसाइटी वाली चीजें अभी नहीं पढ़ी। चलो अब आते हैं डिटेल वाला। नेक्स्ट टॉपिक, हेडिंग बताओ क्या लिखा है? इंसॉल्वेंट एज अ मेंबर। मुझे बताओ इसमें तुम्हें क्या याद आ रहा है? बहुत डिटेल में पढ़ाया था अभी लास्ट जो चैप्टर पढ़ा। इंसॉल्वेंट मेंबर है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, इंसॉल्वेंट मेंबर है क्या? कितने बच्चे बोल रहे हैं हाँ है, और कितने बच्चे बोल रहे हैं नहीं है? अब ये बीच वाले रास्ते मत अपनाया करो यार तुम लोग, ठीक है? हाँ बोलो या फिर ना बोलो, थोड़ा सा भरोसा रखो अपने आप पे। कितने बच्चे बोल रहे हैं हाँ है वो मेंबर? वेरी गुड। रीजन क्या है? रजिस्टर में नाम लिखा है, मेंबर है ना। मैं अगर इंसॉल्वेंट हूं, मेरा दिवालिया निकल गया, लेकिन रजिस्टर में तो नाम लिखा है। लेकिन कुछ राइट्स है जो मुझसे छीन लिए जाएंगे। अगर इस शेयर होल्डर को मिलेगा डिविडेंड, तो क्या डिविडेंड मेरा है? एक ऑफिसर था, ऑफिशियल असाइनी, लिक्विडेटर, जो भी बोले, ठीक है। वो जो ऑफिसर है वो डिविडेंड ले लेगा और उस डिविडेंड से क्या करेगा? भरपाई करेगा, जिससे भी मैंने उधार ले रखा है, जिस कारण से मैं इंसॉल्वेंट होगी। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन अब नोटिस मेरे घर पर आएगा मीटिंग के लिए, हाँ। वोट देने को बोला जाएगा तो कौन देगा? मैं ही दूंगी। अब इसके लिए थोड़ा ना ऑफिसर आएगा। भाई मैं इंसॉल्वेंट हुई हूँ। इंसॉल्वेंट मतलब क्या? कि मेरे शेयर्स को बेचना है। जब तक मेरे शेयर्स नहीं बिके, ऑफिसर जो अपॉइंट हुआ वो शेयर्स को बेचने के लिए आया है। अब जब तक बेचने में टाइम लग रहा है, उस बीच अगर मीटिंग होती है तो वोट मैं दूंगी। उस बीच अगर डिविडेंड मिलता है तो डिविडेंड मेरा नहीं है, क्योंकि ये शेयर्स अब किसी और के हो चुके हैं। बेच के पैसा देना, तो डिविडेंड से भी तो पैसा हम वापस ही करने वाले। क्या कंसेप्ट क्लियर है? चलो आ जाओ। तो इंसॉल्वेंट की सिचुएशन पढ़ेंगे। इंसॉल्वेंट में बी अ मेंबर। मेंबर वो तब तक है जब तक रिकॉर्ड में नाम लिखा है। जिस दिन बेच दिया, जिस दिन बेच दिया, रिकॉर्ड से नाम हट जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलो, तो यस, इंसॉल्वेंट मेंबर है क्योंकि रजिस्टर ऑफ मेंबर में उसका नाम लिखा हुआ है। ही एंटाइटल टू वोट। अगर इस बीच जब तक बिका नहीं है, उस बीच अगर वोटिंग आती है तो यस मैं वोट दूंगी। बट ही लॉस ऑल दी बेनिफिशियल इंटरेस्ट। बेनिफिशियल इंटरेस्ट जैसे क्या लॉस हुआ उसका? डिविडेंड। उसे डिविडेंड मिलने वाला नहीं है। इन वेरी गुड। जितने मॉनिटरी चीजें वो छीन लिए जाएंगे। क्यों छीन लिए जाएंगे? भाई शेयर्स बेचने के बाद भी पैसा मुझे नहीं मिलने वाला, उसका डिविडेंड भी मुझे नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि मुझे क्या करना है, इंसॉल्वेंट हूं मैं, पैसे की रिकवरी चल रही है, ठीक है। कंपनी विल पे डिविडेंड, किसके हाथ में देगी? ऑफिशियल असाइनी। कभी कभार इसे रिसीवर भी बोला जा सकता है। रिसीवर भी क्या हो गया कि भैया एक पर्सन है जो मेरे मेरे है ना पैसे को, सॉरी मेरे जो एसेट है उसको लिक्विड करने आया ना। लिक्विड करने आया मतलब कैश में कन्वर्ट करने आया, पैसे को रिसीव कर रहा है क्रेडिटर के बिहाफ में। समझ में आया? ऑफिशियल असाइनी, ऑफिशियल रिसीवर। डन। कंसेप्ट क्लियर है? चलो, क्या लिखा है नेक्स्ट हेडिंग? HUAF जानते हो? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कौन होता है उसमें? करता होता है। करता क्या करता है? सुनता सबकी है, करता अपनी मन की है ना, करता जी है। चलो, HUF एक्चुअल में क्या है? एक ज्यूरिस्टिक पर्सन नहीं है। ऑल दो इनकम टैक्स एक्ट की नजरों में HUF को इंपॉर्टेंस दी गई है, ठीक है। चलो, HUF रिप्रेजेंट करता है, किसे रिप्रेजेंट करता है?
ये वाला अनसाउंड लुनेटिक, ठीक है। अभी एचयूएफ स्टार्ट किया, इसी को पढ़ लेती हूँ पहले, फिर आती हूँ उसमें, ठीक है। चलो वापस, कहाँ 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 आ जाओ। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग वो क्या है, ज्यूरिस्टिक पर्सन है, मतलब इनकम टैक्स एक्ट ने बोलते भैया एचयूएफ है और इससे हम टैक्स लेंगे, ठीक। चलो, कंपनीज एक्ट ने मना भी नहीं किया है, कंपनीज एक्ट ने हाँ भी नहीं बोला है, और कंपनीज एक्ट ने ना भी नहीं बोला है, लेकिन इनकम टैक्स ने हाँ बोल रखा है। तो क्योंकि इनकम टैक्स ने हाँ बोल रखा है, तो इनकम टैक्स का रेफरेंस लेकर हम बोल रहे हैं यस, जो करता है वही एचयूएफ का सब कुछ लेके बैठा है। तो कर्ता के नाम से, नेम ऑफ ए एज अ कर्ता ऑफ एचयूएफ इज हेल्ड, तो यस, एचयूएफ भी क्या कर सकता है, शेयर्स होल्ड करके रखता है इन द नेम ऑफ कर्ता। क्या ये बात समझ में आ रही है? कंपनीज एक्ट साइलेंट है, वो कुछ नहीं बोलता है एचयूएफ मेंबर है कि नहीं है, लेकिन बोलता कौन है, इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम टैक्स हाँ बोलता है, तो उसका वास्ता लेकर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि यस, एचयूएफ मेंबर बन सकता है। बात समझ में आ गई? पक्का? चलिए, अब आते हैं जो तुम्हारी बुक में एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे। क्या लिखा है बताओ? अनसाउंड माइंड लुनेटिक मतलब पागल है। अनसाउंड माइंड एलिजिबल है क्या? नॉट एलिजिबल, किसकी एलिजिबिलिटी की बात आ रही है? पल्लू ध्यान दे इधर, डाउट है क्या पल्लू? तब भी अपनी बात तो कंप्लीट करके रहेगा ना दीदी, बोलते रहे। पूछ रहा था, मुझसे पूछ लेना, पूछ। हो गया, शॉर्ट हो गया, नालायक। अब सीधा बाहर जाना, मुझसे पूछना नहीं तो बाहर जाना, ठीक है? क्योंकि मुझे बिल्कुल अपनी फीस में शेयरिंग नहीं चाहिए कि मैं, है ना, तूने जो मुझे फीस अभी जो देगा मुझे, है ना, वो मैं यश को दूं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्योंकि यश तुझे पढ़ा रहा है, क्यों बल्लू? यश पढ़ा रहा है ना तुझे, और मैं फीस किसको दे दूं, यश को दे दूं क्या? नालायक कहीं के। ध्यान दो, अनसाउंड माइंड समझ में आता है कौन है? पागल है क्या? वोट दे पाएगा मुझे बताओ, वोट दे पाएगा क्या? नहीं दे सकता, क्योंकि वो अभी सोच समझने की शक्ति नहीं है ना। क्यों हम बार बार बोले भैया माइनर माइनर माइनर? भाई, तीन लोग जो हम बोल रहे हैं ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग कॉम्पिटेंट नहीं है, कौन नहीं है? माइनर। ब्रेन अभी इतना डेवलप नहीं हुआ। अनसाउंड, ब्रेन डेवलप नहीं हुआ। तीसरा पॉइंट क्या है? इंसॉल्वेंट। भाई वो डिसीजन, फिर भी उसको वोटिंग देने को बोला है, क्योंकि उसने बोला पैसे से कम है ना, पैसे नहीं देंगे, डिविडेंड उसे मिल नहीं रहा है, लेकिन स्टिल उसको वोटिंग दी गई है। बात समझ में आई? यहां पर साफ क्या बोल दिया, नॉट एलिजिबल टू एक्सरसाइज वोटिंग राइट व्हेन ही हैज डिक्लेयर, जिस दिन उसे डिक्लेयर कर दिया कोर्ट ने भैया ये तो पागल है, तो जिस दिन डिक्लेयर हो गया, जब तक नहीं डिक्लेयर था तब तक वो ये कर सकता था। वोटिंग राइट ऑन दी शेयर्स में बी एक्सरसाइज बाय द पर्सन डेजिग्नेटेड बाय द कंपिटेंट कोर्ट। कंपिटेंट कोर्ट डेजिग्नेट करेगा कि भैया इस बंदे की जितनी भी सारी प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, जिसकी भी होगी वो उसके बिहाफ में ये सारे डिसीजंस लेगा। बात समझ में आ गई क्या? अगर कोई पागल है जिसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो उनका रिलेटिव भी सामने आएगा गार्जियन बनकर, तो यहाँ पे भी वो शेयर होल्डिंग में जो वोटिंग राइट आएगा वो भी उस गार्जियन को ही जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए, एचएफ समझ में आ गया। हेडिंग बताओ क्या लिखा है, क्या लिखा है? पाउनी पहली बार सुन रहे हो? सुना है इससे पहले? क्या होता है प्लेज बताओ, मॉर्गेज बताओ, मॉर्गेज गिरवी रखना। प्लेज भी क्या होता है? गिरवी रखना, ठीक है। ट्रांसफर समझते हैं? ट्रांसफर, मैं दिशा को ट्रांसफर करूं तो मैं ट्रांसफरर, और दिशा ट्रांसफरी। मैं गिरवी रख रही हूं दिशा के पास अपने शेयर्स, तो इस सिचुएशन को प्लेज करना बोलते हैं, ठीक है। अब प्लेज में प्लेजर प्लेज ही नहीं होता है, उसके लिए टर्म क्या यूज होता है? पाउनर और पाउनी। वापस, जब हम गिरवी रखते हैं, चेंज, जब हम ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांसफरर और ट्रांसफरी टर्म होता है, ठीक है। ऐसे ही प्लेज में पाउनर और पाउनी होता है। डन। अब मैंने गिरवी रखा, समझना, मेरे पास रिलायंस कंपनी के शेयर्स थे, एमआरएफ के शेयर्स थे, मुझे भारी भरकम लोन चाहिए था, ये शेयर्स मैंने गिरवी रखा और मैंने लोन ले लिया। मैं पाउनर हूं, गिरवी रखने वाला, लोन लेने वाला पाउनर, और जिसने लोन दिया है वो कौन हो गया? पाउनी। अब मुझे बताओ कि ये टर्म समझ में आ रहा है? पाउनी, पाउनी नॉट राइट ऑफ, क्या लिखा है? फॉर क्लोजर, मीनिंग लिखो, लीगल प्रोसेस इन विच रिकवर बाय सेलिंग इट।
फोरक्लोजर का मतलब लिखो, बस ओनरशिप लिखो, सिंपल भाषा में लिखो ओनरशिप। ठीक है, फोरक्लोजर का भी नॉर्मल भाषा में क्या लिखो, ओनरशिप। आगे क्या लिखा है, नो राइट ऑफ फोरक्लोजर, मतलब पाउनी कभी भी मालिक नहीं बनेगा। मैंने जब गिरवी रखा तो मैंने दिशा से क्या बोला, मुझे 10 लाख दे, ये शेयर्स गिरवी। अगर मैं 10 लाख नहीं पे कर पाई तो बैंक क्या करता है लोन लेने पर, बताओ? प्रॉपर्टी को बेचेगा ना, प्रॉपर्टी में खुद रहने लगता है क्या? बैंक बोलता है ठीक है खाली करो अब मैं रहूंगा, हाँ अपना ब्रांच शिफ्ट कर लेता है, ऐसा करता है क्या? भाई बेचता है, और बेचकर क्या करता है, कैश लेता है। ठीक है, अब शेयर्स मैंने किसको दिए, दिशा को दिए, दिशा इसे बेचेगी, दिशा इसे क्या करेगी, बेचेगी। पाउनी, पाउनी के पास ओनरशिप का राइट नहीं है, नेवर हैड द एब्सोल्यूट ओनर, वो ओनर नहीं बनेगा। रिकॉर्ड में किसका नाम लिखा है, रिकॉर्ड में किसका नाम लिखा है, पाउनर का, ये लिखा है पाउनर, पाउनर कंटिन्यू टू बी अ मेंबर। लेकिन अगर मैं पे नहीं करूंगी तो अब लीगल प्रोसेस होगी, लीगल प्रोसेस के अकॉर्डिंग दिशा एक्शन लेगी, एक ऑफिसर आके बिकवाएगा ये पूरे शेयर्स, क्या ये बात समझ में आ रही है? और बिकवा के दिशा को उसके पैसे दे देगा। लेकिन अब मालिक कौन बना, मेरा रिकॉर्ड में नाम लिखा है, किसी और को बेचा ना, किसी और को बेचा तो वो मालिक बन जाएगा। तो क्वेश्चन ये है, क्या पाउनी मेंबर बनेगा, क्या नहीं, पाउनी मेंबर नहीं बनेगा, जिसको भी बेचा जाएगा वो मेंबर बनेगा। लेकिन जब तक बिका नहीं है तब तक के लिए मेंबर कौन है, पाउनर। बात समझ में आई? क्या पाउनर पाउनी वर्ड में कंफ्यूजन है क्या, कंफ्यूजन तो नहीं है? तो क्वेश्चन ये, क्या पाउनर मेंबर बन सकता है, पाउनर सॉरी पाउनी मेंबर बन सकता है? वो तो नहीं बनेगा, जब तक रिकॉर्ड में नाम पाउनर का है वो है, बेचने के बाद कोई भी थर्ड पर्सन जिसको बेचा गया है उसको होगा। डन। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, रिसीवर। अभी ऊपर एक टर्म यूज किया था, ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर। क्या हो रहा था उस ऑफिशियल असाइनी रिसीवर में, इंसॉल्वेंट हो गई, लिक्विडेट करने आया था एक, ठीक है, वो रिसीवर भी हो सकता है। इन्होंने कहा अ रिसीवर हुज नेम इज नॉट एंटर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। क्या रिसीवर का नाम लिखा है, वो बस बेचने आया है, नाम किसका लिखा है, मैं इंसॉल्वेंट। ठीक है, तो क्या रिसीवर मेंबर होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं, रिसीवर मेंबर नहीं है। वो इंसॉल्वेंट मेंबर है जिसका रजिस्टर में नाम लिखा है। क्योंकि रिसीवर मेंबर नहीं है तो मेंबरशिप राइट भी उसके नहीं है, अनलेस कुछ उसके पास राइट्स आ जाते। कौन से राइट्स आ गए थे, डिविडेंड का राइट आ गया था, डिविडेंड किसको मिला था, ऑफिशियल असाइनी रिसीवर को मिल रहा था। अनलेस प्रोसीडिंग केस हुआ है टू विच अ कंपनी इज अ पार्टी, जिसमें वो पार्टी है, और ऑर्डर पास किया गया है कि भैया डिविडेंड इनको देने का क्योंकि ये पैसे किसी को दिला रहे, तो उसे हम बोलेंगे। पहले बताओ रिसीवर की सिचुएशन समझ में आई? यहाँ एक प्रॉपर केस दे रखा है, ठीक है, इस केस की थोड़ी सी ब्रीफिंग समझाऊंगी फॉर दी, है ना, आपके कंसेप्ट और अच्छे हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। चलो, बाल कृष्णन का केस थोड़ा सा समझेंगे। जो बाल कृष्णन गुप्ता है वो एक कंपनी का क्या है, शेयर होल्डर्स है। ड्यू टू डिस्प्यूट, क्योंकि कुछ डिस्प्यूट हो गया, कोर्ट ने क्या किया, रिसीवर अपॉइंट किया। कोर्ट ने क्या बोला, डिस्प्यूट हो गया, प्लीज इसको बेचो बेचो, इसका जो भी पैसा होता है, रिसीवर, ऑफिसर का नाम रिसीवर है, तुम वो पैसा रिसीव करो और हमें लाकर दो ताकि हम जो भी लॉस वगैरह उसकी भरपाई कर सके। रिसीवर नेम वॉज नॉट एंटर, क्या रजिस्टर ऑफ मेंबर में रिसीवर का नाम लिखते हैं क्या, नहीं, जो एक्चुअल में ओनर है उसी का नाम लिखा होगा। तो क्वेश्चन ये है, रिसीवर कैन अ रिसीवर विदाउट हिज नेम इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर क्या वोट कर सकता है, अटेंड द कंपनी मीटिंग? कंपनी की मीटिंग कौन अटेंड करेगा, मेंबर, चाहे वो भले इंसॉल्वेंट हो। नोटिस किसको दिया जाएगा, मेंबर को। वोट आकर कौन करेगा, मेंबर। बस उसे क्या नहीं मिल रहा है, डिविडेंड मॉनेटरी टर्म में। कोर्ट ने साफ डिसीजन दिया जो सुप्रीम कोर्ट तक गया था, रजिस्टर ऑफ मेंबर इज फाइनल, ओनली द पर्सन जिसका नाम रजिस्टर में है वही लीगल तरीके से मेंबर है। रिसीवर इवन मैनेजिंग द शेयर्स, वो शेयर्स को मैनेज करने आया, ये राइट्स क्लेम नहीं कर सकता, वो नहीं बोल सकता मैं मीटिंग अटेंड करूंगा, वो नहीं बोल सकता वोटिंग, ठीक है, लेकिन कैन नॉट क्लेम द राइट्स लाइक अ रिसीविंग डिविडेंड। डिविडेंड को लेके सवाल उठाए जाएंगे, ठीक है, ये थोड़ा ठीक नहीं लिखा है, ठीक है। रिसीवर हैज लिमिटेड रोल, उसका काम क्या है, शेयर्स को देखने का, होल्ड द शेयर्स फॉर द सेफ कीपिंग,
नॉट एंटाइटल्ड टू एक्साइड, ओनरशिप तो उसे कतई भी मिलने वाली नहीं है। क्या कंसेप्ट क्लियर है? एक्चुअल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है यहाँ रिसीवर के काम और इंसॉल्वेंट के काम में। डिफरेंस क्या है? इंसॉल्वेंसी वाली जब सिचुएशन आती है, मतलब पूरा दिवालिया निकल गया, तो डिविडेंड दिया जाता है। रिसीवर इंसॉल्वेंट वाली सिचुएशन नहीं है। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, समझो। एक ये इंसॉल्वेंट है, ठीक है, और एक मैंने छोटा मोटा लोन लिया। समझना, मैं ये लोन नहीं चुका पा रही हूँ, या फिर अब मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। इंसॉल्वेंट मतलब कि पूरे से ये बोल रहा भैया एक एसबीआई बैंक है, इसका लोन नहीं चुकाया, तो इसके लिए हमने क्या किया? रिसीवर अपॉइंट किया। और इसके लिए हमने क्या अपॉइंट किया? ऑफिसर। ऑफिसर का नाम क्या था? ऑफिशियल असाइनी। क्या ये बात समझ में आ रही है? दोनों में जो डिफरेंसेस होते हैं ना, वो डिफरेंसेस लीगल टर्म में डिफरेंसेस होते हैं, उनके काम के टर्म्स में डिफरेंसेस होते हैं। इसके पास तो पूरे राइट है, इंसॉल्वेंट का जो कुछ भी है, कार, घर, गाड़ी, कपड़े, एक्सपेंसिव, सब कुछ, तो यहाँ पे सब कुछ ले लिया जाएगा, मतलब शेयर्स का डिविडेंड भी। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा लोन नहीं चुकाया है, उसका एक्शन है, तो उसके एक्शन में इसके पास पावर थोड़ी सी कम होती है, तो इसके पास पावर डिविडेंड की भी नहीं दी गई है। क्या ये बात समझ में आ रही है? लेकिन अभी ये वाले डिफरेंसेस अभी आपको क्यों नहीं समझ में आएंगे? क्योंकि आपने अभी इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस डिटेल में नहीं पढ़ी है, आपने रिसीवर की प्रोसेस डिटेल में नहीं पढ़ी है। तो बस ये क्या है, क्योंकि यहाँ पे इंसान का पूरा दिवालिया निकल गया, और यहाँ दिवालिया नहीं निकला है, यहाँ पे बस हमने एक फॉल्ट किया है, एक डिफॉल्ट किया, और यहाँ तो हमारे क्या हो गए? पूरे तरीके से डिफॉल्ट हो चुके हम। तो अब हमें पूरा स्टैंप मारा जा रहा है, भैया ये बंदा बिल्कुल नए सिरे से सारी चीजें शुरू करेगा, क्योंकि पूरा कंप्लीट 100% दिवालिया निकल गया। और ये तो भैया एक जगह पे लॉस है 20% का, उसके पैसे को रिसीव करना है, तो इसीलिए इसके पास पावर थोड़ी कम। इसको क्या बोला? तुमको तो डिविडेंड भी नहीं मिलने वाला, और इसको क्या बोला? तुम्हें डिविडेंड मिलेगा। लेकिन दोनों ही केस में कॉमन क्या है? दोनों केस में कॉमन क्या है? वोटिंग नहीं मिलेगा, नोटिस नहीं मिलेगा। लेकिन रिसीवर को क्या बोला? तुम्हें तो डिविडेंड भी नहीं मिलेगा, तुम बस अभी शेयर्स को मैनेज करो, अभी तुम्हें छोटे मोटे काम दिए। अब जब काम बढ़ जाएंगे, अगर हमें लगेगा नहीं भाई केस बहुत बड़ा निकला, बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, तब जाके वो ऑफिसर असाइनी वाला रोल प्ले करेगा। क्या दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है काम में? तो यहाँ पे इसलिए रिसीवर वाली बात बोलिए। तुम्हारा काम बस क्या है? ओनरशिप के राइट्स को थोड़ा सा संभाल के रखो, लेकिन स्टिल मेंबर कौन है? रिसीवर मेंबर है क्या? कभी भी नहीं। मेयर कोर्ट ऑर्डर इज नॉट इनफ। कंपनी रिकॉर्ड अगर अपडेट होते हैं, रिसीवर तब भी क्या होगा? आउटसाइडर हो, किसी और को बेचा ना तो किसी और के नाम पर जाएगा, लेकिन रिसीवर कभी भी मेंबर नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्या लिखा है बताओ जरा। क्या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जानते हैं? बोलो। वो अलग है। कोऑपरेटिव अलग होता है, सोसाइटी अलग होता है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन आपके जैसे कुछ कुछ सोसाइटीज रहती है, उन सब का रजिस्ट्रेशन भी होता है, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी डिफरेंट है, आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ी, ये वाला नहीं पढ़ा। बस अभी तुम ये अज्यूम करो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, जैसे पार्टनरशिप एक्ट है ना। अगर पार्टनरशिप वाला बिजनेस करना है तो कहाँ रजिस्टर्ड होना होता है? पार्टनरशिप एक्ट में ऑप्शन है, हो भी सकते हो नहीं भी। ऐसे सोसाइटी है, सोसाइटी को भी क्या करना होता है? रजिस्ट्रेशन। कहाँ? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। अगर आप रजिस्टर्ड हो, अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आप हमारे लिए लीगल पर्सन हो और आप मेंबर बन सकते हो। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप मेंबर नहीं बन सकते। पार्टनरशिप फर्म को मना क्यों किया था? क्योंकि ऑप्शनल था, और पार्टनरशिप फर्म ज्यादातर क्या होते हैं? अनरजिस्टर्ड ही होते हैं। तो भैया हम इनको मना कर रहे हैं। सोसाइटी को बोला तुम्हें मेंबर बनने के लिए क्या होना पड़ेगा? रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? क्या लिखा है बताओ जरा। फिक्टिशियस नेम मतलब क्या? गलत नाम से, मतलब आप गलत नेम से आ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज रवि ने अप्लाई किया शेयर्स इन द नेम ऑफ फेक पर्सन। वो फेक पर्सन कौन है? राहुल। रवि बोल रहा है कि भैया मैं शेयर्स लेना चाहता हूँ, लेकिन उसने नाम अप्लाई किया किससे? राहुल बनकर। क्या वो सच में राहुल है क्या? नहीं। क्या करना चाहता है? तो फ्रॉड करना चाहता है, भागना चाहता है। मैं बैंक से लोन ले रही हूँ, अपने नाम से नहीं, किसी भी फर्जी नाम से ले रही हूँ जो एग्जिस्ट भी नहीं करता, ठीक है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट डे से मुझे क्या है? मुझे 1 करोड़ का लोन लेना और भागना है, तो मैंने फर्जीवाड़ा किया, ठीक। मतलब जो नाम यूज किया है वो नाम एक्चुअल में है ही नहीं।
कल को बैंक पकड़ेगा तो मैं कहूंगी मैं तो हुई नहीं ना वो पर्सन, मुझे क्यों पकड़ो, पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, मुझे पकड़ेगा। और मुझे 1 करोड़ की वापस पैसे देने कि नहीं देने, देने पड़ेंगे। सेम ऐसे ही अगर रवि ने राहुल का नाम यूज करके शेयर्स लिए हैं तो रवि को क्या बोल दिया है, रजिस्टर में तो राहुल दिख रहा है और राहुल नाम का कोई इंसान है ही नहीं, तुम ही वो रवि हो जिसने राहुल का फेक नेम यूज किया। तो भाई पहली बात तुम मेंबर तो हो, और तुम्हें जितने पैसे की बात हुई थी, फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपए का शेयर था तो आपको पूरे 100 रुपए के लिए आप लाइबल रहोगे, और साथ ही में आपको पनिशमेंट मिलेगी सेक्शन 38 और सेक्शन 447। जरा बताओ ये 447 क्या है? फ्रॉड, याद आ रहा है? इम्प्रिजमेंट 6 महीने 10 साल, एंड फाइन जितना भी अमाउंट और उसका 3 टाइम, लेकिन 3 साल हो जाएगा अगर पब्लिक इंटरेस्ट में होगा, जो आगे चलकर 10 साल हो सकता है, और बाकी सारी चीजें सेम। इफ फ्रॉड अमाउंट इज फॉर एग्जाम्पल 20 लाख का फ्रॉड है और पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो क्या बोला, जेल 3 से 10 साल हो सकता है, और फाइन क्या हो सकता है, 3 टाइम्स हो सकता है। समझ में आया क्या? तो बस यहाँ पे उन्होंने क्या बोल दिया है, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं फेक नेम लेकर अगर आप मेंबर हो तो आपको मेंबर ट्रीट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, बताओ? किया जाएगा, और लाइबिलिटी भी आएगी जितनी आपकी अनपेड वाली है, और प्लस साथ में आप सेक्शन 447 में भी फंसोगे। ये पूरी पेनल्टी के साथ मैंने बता दिया, प्लीज ये सब पढ़ लेना। लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, क्या होता है ट्रेड यूनियन, जरा बताओ मुझे। ट्रेड यूनियन क्या जानते हो ट्रेड यूनियन के बारे में? जितने भी यूनियंस बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑटो वाले का अपना यूनियन, ऑटो बस वालों का अपना यूनियन, ठीक है, सारे के सारे कोचिंग इंडस्ट्री, वेरी गुड, और सारे के सारे दूध वाले, देन ज्वेलर्स, जितने भी ट्रेड हो रहे हैं बिजनेस, तो ट्रेड यूनियन। इन्होंने बोला क्या ट्रेड यूनियन भी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं? हाँ बिल्कुल खरीद सकते हैं। कंडीशन हमारी क्या है, आपका अपना खुद का एक एक्ट है, एक्ट का नाम क्या है, ट्रेड यूनियन एक्ट। अगर ट्रेड यूनियन एक्ट के अकॉर्डिंग आप रजिस्टर्ड हो, मतलब आपने प्रॉपर फॉर्मेलिटीज फुलफिल कर रखी है। सोसाइटी को भी क्या बोला था, सोसाइटी रजिस्टर्ड है, सोसाइटी तुम भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, तुम भी मेंबर बन सकते हो। ट्रेड यूनियन आप रजिस्टर्ड हो तो यस आप भी कंपनी के मेंबर बन सकते हो। तो कौन कौन कंपनी के मेंबर बन सकता है ये उन्होंने डिटेल में यहाँ पे बताए। अगर तुमने नोटिस किया शॉर्ट में उन्होंने कुछ टर्म्स तो बोले ही नहीं थे, जब ये आपको शॉर्ट में बता रहे थे तो कुछ टर्म्स नहीं बोले थे। सोसाइटी बोला, माइनर के बाद उन्होंने क्या क्या नहीं बताया बताओ लिस्ट में? पाउनी ने बताया, और रिसीवर, एचयूएफ, ट्रेड यूनियन अभी जो पढ़ा हमने, ठीक है, फिक्टिशियस वाला नहीं बताया। समझ में आ गया? ठीक, चलो अब मुझे बताओ कौन कौन मेंबर बन सकता है, क्या कंसेप्ट क्लियर है? कौन कौन मेंबर नहीं बन सकता क्लियर है? तुम नोटिस करो जो रजिस्टर्ड चीजें है ना उन्हीं को कहा जा रहा है। कंपनी में तो रजिस्टर्ड होता है ना एज पर कंपनीज एक्ट, इसलिए एक कंपनी दूसरी कंपनी में कर सकती है। ठीक, चलो तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिटेल में पढ़ ली। यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर है? अब छोटी छोटी हेडिंग से छोटे छोटे कंसेप्ट है। चलो पहली हेडिंग बताओ क्या लिखा है, ज्वाइंट मेंबर समझते हो? मैं और रॉकी सर ने मिलकर शेयर खरीदा, डन, खरीद सकते हैं, बिल्कुल खरीद सकते हैं। पहले प्रियोरिटी नाम की किसको दी जाएगी? जिसके ज्यादा है, जो सीनियर है, ठीक है, रॉकी सर सीनियर, उनका नाम पहले रखा। क्या मैं ऑर्डर चेंज कर सकती हूँ? कर सकती हूँ। ऑर्डर चेंज करने के लिए कुछ एक टर्म बताया था मैंने, ट्रांसपोजिशन, याद आया? कर सकती हूँ, ठीक है। अब नाम आगे होने की इंपॉर्टेंस क्या है जरा मुझे बताओ, कैसे राइट्स मिलते हैं? डिविडेंड उनके अकाउंट में, वोटिंग देने वो ही आएगा, वोट में सब आ रहे भले, लेकिन वोट कौन देगा? जिसका नाम पहले लिखा है, ठीक है, बेनिफिशियल। मतलब कुल मिलाकर सीन क्या, पहले वाले को इंपॉर्टेंस ज्यादा है। मुझे बुरा लग रहा है, मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, मुझे वोट करने नहीं दिया जा रहा है, अब मैं अपना नाम आगे लगाऊंगी, लगा सकती हूँ क्या? ट्रांसपोजिशन करके कर सकती हूँ ना। चलो मैंने अप्लाई कर दिया, अब मैं कर रही हूँ, मैं वोट करूँ। अब रॉकी सर को बुरा लग रहा है, अब हमारे बीच में हो गया डिस्प्यूट। हम क्या करेंगे, कंपनी से रिक्वेस्ट करेंगे हमारे 10,000 शेयर्स को स्प्लिट करो, हमारे 10,000 के शेयर्स को क्या करो, स्प्लिट। अभी तक ज्वाइंट जो शेयर होल्डर होता है वो एक ही मेंबर होता है, यही पढ़ा है क्या हमने? ज्वाइंट जो शेयर होल्डर होता है वो कंपनी नजरों में एक ही शेयर होल्डर है। अब हम स्प्लिट कर रहे हैं, 5,000 रॉकी सर के, 5,000 मेरे। अब दो अलग मेंबर बन चुके हैं हम,
हम दोनों अब अलग अलग आकर वोटिंग करें। रॉकी सर बोल रहे हैं हाँ मैं वोट कर रहा हूँ, मैं बोल रही हूँ नहीं मैं अगेंस्ट हूँ। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यस, क्या हम जॉइंट होल्डिंग को स्प्लिट करवा सकते हैं? जब चाहे करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग समझ में आ गई? आओ रीड करेंगे। इफ मोर देन 1 पर्सन अप्लाई, अगर शेयर्स उनको एक साथ अलॉट किए तो वो ज्वाइंट मेंबर है। इंसिस्ट देयर नेम रजिस्टर इन एनी ऑर्डर, उनका नाम किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, पहले किसी का भी नाम लिखा जा सकता है। दे मे रिक्वायर, मे ऑल्सो होल्डिंग स्प्लिट, अगर वो चाहे तो क्या कर सकते हैं, अपनी ज्वाइंट होल्डिंग को अलग अलग स्प्लिट कर सकते हैं इनटू सेवरल ज्वाइंट होल्डिंग्स, देयर नेम्स इन द डिफरेंट ऑर्डर, वो चाहे तो डिफरेंट ऑर्डर्स कर सकते हैं। दीक्षा सब बढ़िया? रात भर सो नहीं रही है, पूरी नींद यहीं ले रही है? हाँ चलो। मे हैव राइट टू वोट, जिसका पहले नाम है उसी को पहला हक मिलेगा। लेकिन अगर आपके बीच में डिस्प्यूट है, दोनों अलग अलग बातें करो, क्योंकि कंपनी की नजर में तुम एक करो तो एक बार वोट। पल्लू खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़े ही रहे। चलो, तो अगर डिस्प्यूट है तो स्प्लिट भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट क्लियर है ज्वाइंट मेंबर का? नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? कौन होता है नॉमिनी? मैं मालिक, मैं शेयर का मालिक, ठीक। नॉमिनी मैंने रॉकी सर को रख दिया, अपने बेटे को रख दिया, जो भी ये होता है। अब उस नॉमिनी की बात नहीं हो रही है, थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा एग्जाम्पल डिफरेंट है, समझना, ठीक। रिलायंस कंपनी, ठीक। रिलायंस कंपनी, रिलायंस कंपनी का रजिस्टर है, रजिस्टर ऑफ मेंबर। इसमें शेयर होल्ड कर रखे हैं किसने? आईटेक्स ने। क्या एक कंपनी में दूसरी कंपनी शेयर होल्ड कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है? यस। आईटेक्स लिमिटेड ने शेयर्स डाल दिए। अब आर्टिफिशियल बॉडी है, नोटिस भेजा मीटिंग करने के लिए, वोट करने आएगा आईटेक्स, आईटेक्स खुद चल के जा रहा है और वोट कर रहा है। इमेजिन कर पा रहे हो क्या? इमेजिन तो कर रहे हैं हम लोग, लेकिन वो वेरी गुड। तो आईटेक्स कंपनी के नाम के साथ में लिखा होगा नाम एक नॉमिनी का, वो एक्चुअल में डायरेक्टर ही होता है। हमने रॉकी सर का नाम डाल दिया कि सर आप नॉमिनी हो, आप पूरे काम करोगे साथ में मिलकर। क्या ये बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। वो क्या होता है आपका? लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक। तो वो लीगली क्या होता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन आपने सोचा कि एक काम करते ना, जॉइंट होल्डिंग कर लेते। लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हम ऑथराइजेशन देते हैं, बोर्ड मीटिंग में क्या करते हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया, मैंने, रॉकेश सर ने, अभिषेक सर ने, तीनों ने क्या किया? मीटिंग करी, और इस मीटिंग में हमने बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया और ऑथराइजेशन दे दी। अब रॉकी सर को लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनाया। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी एक रास्ता होता है, दूसरा तरीका होता है जॉइंट शेयर होल्डिंग करेंगे। जॉइंट शेयर होल्डिंग करेंगे मतलब कि पैसा दोनों का लगा है। जैसे मैं और रॉकी सर मिलकर अगर पैसा लगा रहे हैं, हम दोनों जॉइंट शेयर होल्डर थे, 5,000 रॉकी सर ने लगाए और 5,000 मैंने। तो मैंने क्या बोला, रॉकी सर मेरा नाम भी डालिए उसमें, तो रॉकी एंड पिंकी ऐसा नाम लिखा था, डन। अब आगे पीछे करना है वो बात अलग है। ऐसे ही ज्वाइंट होल्डिंग में किसके साथ किया जा सकता है? कंपनी के साथ भी किया जा सकता है। डायरेक्टर ने किसके साथ ज्वाइंट होल्डिंग करी है? कंपनी के साथ। तो यहां पर क्या हुआ है? यहां पे क्या हुआ है? एक डायरेक्टर और साथ में कौन है? कंपनी। एक डायरेक्टर साथ में कौन है? कंपनी। दोनों साथ में चल रहे। where a share of the where a share of the company were registered in the joint name, अगर कंपनी के शेयर्स खरीदे गए हैं, जॉइंट नेम में खरीदे गए हैं, एक तरफ कंपनी है और दूसरी तरफ कौन है? डायरेक्टर। एक तरफ कंपनी है और दूसरी तरफ कौन है? डायरेक्टर। दोनों का पैसा मिलकर हुआ है। जैसे दो इंसान जॉइंट शेयर खरीद सकते हैं, ऐसे एक आर्टिफिशियल बॉडी और एक इंसान जॉइंट शेयर कर सकता है? हाँ कर सकता है। इट वॉज हेल्ड दैट, अभी हम क्या मानेंगे, क्या अज्यूम करेंगे? इट वॉज हेल्ड दैट डायरेक्टर क्या है? वॉज अ नॉमिनी ऑफ द कंपनी फॉर दैट पर्पस, ही कुड एक्ट जॉइंटली। तो काम भी क्या करना है? जॉइंटली करना है विद द कंपनी, नॉट इंडिविजुअल। क्या डायरेक्टर अपनी मनमानी कर सकता है? क्या नहीं, क्योंकि कंपनी है और कंपनी में बाकी शेयर होल्डर का भी इंटरेस्ट जुड़ा है, तो मनमानी नहीं करेगा, हमेशा सलाह मशवरा करके ही करेगा। जैसे एग्जाम्पल, दो इंसान जॉइंट शेयर होल्डिंग में थी, तो रॉकी सर ने वोट देने से पहले एक बार मुझसे पूछा होगा कि नहीं पूछा होगा कि मेरी हाँ है कि ना है। अगर रॉकी सर की हाँ है और उनकी भी हाँ, मेरी भी हाँ है, तो जाके वोट हाँ हो जाएगा। रॉकी सर की हाँ है और मेरी ना है, तो क्या होगा?
नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्प्लिट करेंगे। अब हम स्प्लिट करो, मैं कह रही हूँ नहीं मेरे को भी वोट देना और मेरे को नो देना है, रॉकी सर मान ही रहे, या तो दोनों हाँ हाँ हो जाए या तो दोनों ना ना हो जाए, लेकिन जहां दोनों डिस्प्यूट आते हैं तो स्प्लिट करना ही सबसे बेस्ट तरीका है। यहाँ क्या डायरेक्ट अपनी मनमानी कर सकता है, रॉकी सर भी तो मनमानी नहीं कर पा रहे थे ना, तो ऐसे क्या डायरेक्ट मनमानी कर सकता है, नहीं, क्योंकि कंपनी और कंपनी से जुड़े सारे शेयर होल्डर्स, सारे डायरेक्टर्स, क्या ये बात समझ में आ रही है? तो साफ इन्होंने बोला वो इंडिविजुअली अब कोई डिसीजन नहीं लेने वाला। He had no right of his own in respect of these shares, was not entitled to bring proceeding on the basis of the being one of the register holder as held। वो इकलौता नहीं है, उसके साथ कौन है, कंपनी, तो कंपनी का भी ध्यान उसे प्रॉपर रखना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो कंपनी अब आर्टिफिशियल बॉडी है, कंपनी का अलग से ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ना आए, रादर उसी को नॉमिनी मान लिया जाएगा और उसी के साथ कंसल्ट करके सारे डिसीजन सारे मैटर्स रिजॉल्व किए जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? पक्का? छोटी सी हेडिंग और बचपन से पढ़ रहे हो। चलो, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, कंपनी अलग अलग टाइप की, प्राइवेट कंपनी मिनिमम मेंबर कितने, मैक्सिमम कितने, पब्लिक कंपनी मिनिमम कितने और मैक्सिमम, 1% कंपनी मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना। लेकिन ये हमेशा किसके साथ आता है, क्यों नॉमिनी के साथ आता है। एक इंसान है टपक जाएगा, कल से क्या होगा, पहले नॉमिनी बता दो कौन देखने वाला है, और नॉमिनी कभी माइनर नहीं होना चाहिए, कल से माइनर आ जाएगा नहीं तो, ठीक है। हाँ, नॉमिनी क्लॉज भी होता है, वेरी गुड, समझ में आ रही है बच्चों, पढ़ने की जरूरत है क्या, यही सब बता रहा है ये। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, रिस्ट्रिक्शन ऑन दी मेंबरशिप। चलो वो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन फिर से याद करें। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन जिसके आर्टिकल में 3 बातें लिखी होनी चाहिए, पहला रिस्ट्रिक्शन किसमें, शेयर ट्रांसफर में, लिमिटेशन किसमें, नंबर ऑफ मेंबर्स, प्रोहिबिटेड क्या है, पब्लिक को इनविटेशन नहीं देगा। अब मैं कह रही हूं लिमिट की बात कर रही हूं, प्राइवेट कंपनी में कितनी लिमिट है, मैक्सिमम कितनी, पक्का यही है। इसके अंदर 2 बातें थी, क्या वो 2 बात याद आ रही है, एम्प्लॉयज को काउंट नहीं करेंगे, चाहे वो एम्प्लॉय प्रेजेंट हो पास्ट हो, छोड़ चुका है तो भी काउंट नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या था, जॉइंट शेयर होल्डिंग को एक ही मेंबर कंसीडर करेंगे, भूल गए, अभी ऊपर भी पढ़ा, तो ये लिखा है उन्होंने, वही किसी भी टिप दे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर प्राइवेट कंपनी एक्सेप्ट 1% कंपनी की बात नहीं कर रहे, ठीक है, 200, वही एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट पास एम्प्लॉय। बाजू में नो रिस्ट्रिक्शन मैक्सिमम नंबर किसमें, पब्लिक कंपनी में, मैक्सिमम बताया बच्चों, ठीक। मेंबरशिप कैसे मिलती है जरा बताओ, कि मेंबरशिप मिलती कैसे कैसे, पहला मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करने का, दूसरा अग्रीमेंट, तीसरा बेनिफिशियल ओनर। अग्रीमेंट में अंदर क्या क्या था, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, अलॉटमेंट, स्टॉपल। बच्चों जब मैं ट्रांसफर कर रही हूँ तो मेंबरशिप मिल रही है और एक की क्या हो रही है, खत्म भी तो हो रही है। तो अब उल्टा है, मेंबरशिप का सीज होना मतलब क्या होता है, सेसेशन मतलब खत्म। चलो कैसे खत्म होगा, ट्रांसफर, बताने की जरूरत है क्या, एक को मिल रहा है तो दूसरे का खत्म हो रहा है। नेक्स्ट, फोरफीट करना, समझ में आ रहा है, शेयर्स वापस ले लिए भाई हमने तुमसे, ठीक, पैसे अब हमारे हो गए और तुम मेंबर भी नहीं हो। मेंबरशिप कैसे कैसे खत्म होती है हम ये पढ़ रहे हैं। पहला तरीका क्या है, ट्रांसफर करके, दूसरा तरीका क्या है, फोरफीचर, नेक्स्ट सेल। अब ये ट्रांसफर और ये सेल 2 अलग बातें हैं क्या, एक ही है। डेथ बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, इंसॉल्वेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, याद आ रहा है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ 2 तरीके से, डेथ और इंसॉल्वेंसी। तो ये ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं, बस उन्होंने टर्म ट्रांसमिशन न करके दोनों एग्जाम्पल बता दिए। चलो रिडम्पशन में भी खत्म होता है, कैसे रिडम्पशन में खत्म होता है भाई, प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, इन्होंने कहा मेंबरशिप खत्म हो रही है, हो सकता है प्रेफरेंस शेयर को हमने पैसे बहुत समय से नहीं दिए तो वो क्या हो गए हमारे, इक्विटी बन गए हैं, है ना, अब प्रेफरेंस शेयर हमने लौटा दिया है तो मेंबरशिप उनकी खत्म हो गई है। नेक्स्ट क्या लिखा है, कैंसिल कर रहे हैं मेंबरशिप ऑफ द ग्राउंड, कुछ फ्रॉड कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन किया था। नेक्स्ट, परचेज बाय अनदर मेंबर या फिर बाय कंपनी इटसेल्फ। अब यहाँ पे वास्ता दिया उन्होंने सेक्शन 242 का। अब सेक्शन 242 क्या होता है थोड़ा सा समझना, अगर कभी भी किसी माइनॉर, आगे चल के सेक्शन आएगा, अगर किसी माइनॉरिटी के साथ कुछ भी गलत हो रहा है
तो कभी कभार एनसीएलटी सामने आता है और सामने आकर बोलता है ये गलत करने वाले लोगों को पनिशमेंट देनी है। तो गलत करने वाले लोगों को पनिशमेंट ये बोली जा सकती है कि माइनॉरिटी के शेयर्स आप ही को खरीदने पड़ेंगे, या फिर माइनॉरिटी के शेयर्स किसको खरीदने पड़ेंगे, कंपनी को। सेक्शन 242 डिटेल में आगे चलकर पढ़ेंगे। तो अभी तुमको ये समझना है, ऑर्डर पास किया गया है और ऑर्डर पास एनसीएलटी ने किया है, और एनसीएलटी ने बोला है कि एक मेंबर के शेयर्स दूसरा मेंबर खरीदेगा, या एक मेंबर के शेयर्स कंपनी खुद खरीदेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? खुद खरीदना जैसे बायबैक होता है, लेकिन यहाँ पे 242 में एनसीएलटी ने करवाया है, तो इसलिए बायबैक टर्म नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट, मेंबरशिप कब खत्म होती है? वाइंडिंग अप। फिर से उन्होंने ये लिख दिया, ठीक। तो कब कब मेंबरशिप खत्म होती है, समझ में आया? जरा ये लाइन पढ़ो और मुझे बताओ क्या बोल रहा है। चलो समझाओ। भूमिका समझा पाएगी बेटा? देखो, बात हजम नहीं हो रही, बात अलग है। अभी तुम्हें बस क्या करना है, एक होता है इंटरप्रिटेशन निकालना, बोल क्या रहा है, मुझे बस मीनिंग बताओ बोल क्या रहा है ना। ये अजीब सी जो बातें बोल रही है वो हमें समझ नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन नहीं जानना चाह रही हूँ, ठीक है। लेकिन मैं बस मीनिंग जानना चाह रही हूँ कि आप रीड करके समझ पा रहे हो कि कंसेप्ट क्या बोल रहा है। बता अनुष्का, क्या बोल रही है? कुल मिला के लैंग्वेज क्या बोल रहा है समझो। लैंग्वेज तो सबको समझ में आ गई है ना, लेकिन हो क्यों रहा है, रीजन समझ में नहीं आ रहा। चलो आ जाओ। ठीक है, काफी क्लोज हो तुम, वेरी गुड। अब थोड़ा सा समझना, ठीक है, पहले कंसेप्ट समझाती हूँ। ऐसे रूल है, मान लो कंपनी का आज वाइंडिंग अप हुआ। ये कंपनी के कुछ इंटरनल मेंबर्स थे जिनको ये खबर पता थी, आज नहीं तो कल क्या होगी, कंपनी बंद हो जाएगी। समझना, आज नहीं तो कंपनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। एक काम करो, तो मैं शेयर्स बेच के निकल जाती हूँ। मुझे मालूम है ये 6 महीने ज्यादा चलेगी कंपनी, इसके आगे नहीं चलने वाली। मैं अपने शेयर्स अनुकृति को बेच के निकल रही हूँ, समझना, ठीक है। अनुकृति बेचारी, उसको कुछ पता ही नहीं। और मेरी कंपनी थी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जो अभी भाभी का बहुत क्लोज थी ना, वो यही था, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। हाँ, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। बाहर जाके करना, बाहर जाकर पूछा है तो बाहर जाकर, है ना। नहीं पूछे, खसर पसर हो गया तो ठीक है, खत्म हो गया। हाँ, कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है। पैर दर्द हो रहे बेटा? नहीं हो रहा, गुड। चलो खड़े रहो। हाँ, तो कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है और लिमिटेड बाय गारंटी था। मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया। किसको ट्रांसफर कर दिया? अनुकृति को। इसी की लाइबिलिटी, सब कुछ इसका, ठीक है। लेकिन मुझे बताओ, इसके साथ धोखा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गारंटी मैंने दी थी, तुम्हें कॉन्ट्रीब्यूटरी हूं। और लॉ कुछ है जो आगे चल के पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ोगे। सेफर साइड आपको मैं नॉलेज पहले ही दे रही हूँ। लॉ ऐसा बोलता है, इफ यू वर अ मेंबर, अगर आप मेंबर थे, मतलब पास्ट, विद इन 1 ईयर बिफोर वाइंडिंग अप, क्योंकि ये एक सालों में आपको पता था कंपनी तो भैया बंद होने वाली है। इन एक सालों में अगर आप मेंबर थे तो आपकी लाइबिलिटी हमेशा रहेगी। मैंने 5 साल पहले बेचा था, 5 साल बाद कंपनी वाइंडिंग अप होती है, क्या अब मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? अब क्या मैंने अनुकृति के साथ कुछ धोखा किया है क्या? नहीं, मैंने 6 महीने में कंपनी बंद हो गई, मतलब धोखेबाजी है ये। तो कंपनी लॉ ने इन सारी सिचुएशन से बचने के लिए एक लॉ बनाया, सिस्टम बनाया, जो यहाँ नहीं पढ़ेंगे, आगे चलकर पढ़ेंगे, जब चैप्टर वाइंडिंग अप लिक्विडेशन आएगा तब पढ़ेंगे, यही कंपनी लॉ में पढ़ेंगे। वो लॉ बोलता है कि मेंबर की लाइबिलिटी रहेगी, कब तक की रहेगी? उन सारे मेंबर्स की लाइबिलिटी रहेगी जब कंपनी वाइंडिंग अप हुई, और वाइंडिंग अप से 1 साल में जिन जिन लोगों ने शेयर्स बेचा है ना, वो सारे मेंबर्स क्या रहेंगे? लाइबल रहेंगे। अब जब नुकसान मिल रहा है, जैसे हम बोलते हैं ना, फायदा मिलता है तो नुकसान भी मिलेगा, एसेट के साथ क्या मिलती है? लाइबिलिटी भी। जब हमने कहा कि कंपनी को अगर पैसे की जरूरत होगी तो वो मुझसे ही मांगेंगे, इन 1 सालों में अगर मैंने बेचा है तो। लेकिन जब कंपनी के पास सरप्लस पैसा होगा तो वो पैसा भी इन 1 सालों में मुझे को मिलना चाहिए ना, इतने साल से मैं कंपनी के साथ जुड़ी हुई थी,
मुझे नहीं पता था, हो सकता है मुझे पता था, मैं धोखा देना चाहती हूँ तो लाइबिलिटी मेरे सर पे, हो सकता है मुझे नहीं पता है तो कंपनी मुझे फायदा देना चाहती है, अगर सरप्लस होगा तो भी हम आपको देंगे। तो कुल मिलाकर सीन क्या है, अब एक बार रीड करो, मुझे बताओ। वन सीज टू बी अ मेंबर, यहाँ वो ड्यूरेशन नहीं बताया, 1 साल लिख दो। अगर कंपनी वाइंड अप होती है उसके 1 साल में अगर किसी की मेंबरशिप सीज हो जाती है, खत्म हो जाती है, तब भी वो लाइबल होगा एज अ कॉन्ट्रीब्यूटरी और ऑल्सो एंटाइटल होगा किसके लिए, सरप्लस के लिए। क्या कंसेप्ट क्लियर है? अब बात समझ भी आई और हजम भी हुई क्या? पक्का? तो कब कब सीज होता है, कंसेप्ट समझ में आ गया। लेकिन सीज होने के कुछ टाइम तक आप मेंबर रहोगे। हमारी कंडीशन क्या है, कंपनी के वाइंडिंग अप के 1 साल के ड्यूरेशन में, 2 साल पहले बेचा था बच गई, 1.5 साल पहले बेचा था बच गई, मतलब प्लानिंग और लंबी होनी चाहिए, शॉर्ट प्लानिंग में फंस जाओगे, है ना, लंबी प्लानिंग होनी चाहिए, फिर आप बच के निकल जाओगे। कंसेप्ट क्लियर है? चलो हेडिंग बताओ क्या लिखा है, मतलब हेडिंग का मतलब बताओ क्या हो रहा है मेंबर को। मुझे लगता है ये मीटिंग में पल्लू बहुत हल्ला करता है, सही बातों में सही ऑब्जेक्शन रेज करता है, इस चक्कर में बाकी मेंबर भी भड़क जाते हैं, वो भी कंपनी में सवाल उठाने लगता है, इस मेंबर को निकालना है मुझे, ठीक है, मर्डर कर दूं, माइनर से करवाऊं, माइनर से करवाऊंगी ना मैं तो फंस जाऊंगी ना, ये माइनर मेरे पे तो और भयानक पेनल्टी आएगी, माइनर को मारना और खतरनाक पेनल्टी, माइनर को माइनर से, जहर को जहर, क्या बोलते हैं ऐसे कुछ बोलते हैं ना, जहर को जहर, है ना, माइनर को माइनर से, ठीक है। चलो आ जाओ इधर। कंपनी वांट टू, इधर ध्यान दो, कंपनी वांट टू ऐड अ रूल, कंपनी अपने आर्टिकल में एक रूल ऐड कर रही है, क्या रूल ऐड कर रही है, एक्सपेल मेंबर्स फॉर, कभी भी कोई भी मेंबर अगर कुछ भी हार्मफुल करेगा हम उसे कभी भी निकाल सकते हैं, ऐसा आर्टिकल में रूल लिख दिया। तुम्हें कुछ अल्ट्रा वायरस नहीं लग रहा है? क्या होता है ये अल्ट्रा वायरस, जरा बताओ। आप कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट कैसे जा सकते हो, आप अपने किसी भी मेंबर को ऐसे निकाल दोगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, वेरी गुड, हमने बहुत सारे केसेस पढ़े थे, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर डिक्लेयर हिज रूल, ये अल्ट्रा वायरस है, बियॉन्ड द लीगल अथॉरिटी। आप कंपनी लॉ के अगेंस्ट जा रहे हो, किसी मेंबर को कभी भी निकालने वाली बात आप आर्टिकल में लिख कैसे सकते हैं? आर्टिकल में लिखी बातें रेक्टिफाई हो सकती है, हाँ, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, इंट्रा वायरस होनी चाहिए। क्या ये इंट्रा वायरस है? आप तो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट ही बात कर रहे हो, आर्टिकल में जब चाहे मुंह उठा के लिख सकते हैं क्या अपन, कि भाई कुछ भी अजीब सी बात लिख दे, ऐसा लिखा नहीं जा सकता। ओनली द गवर्नमेंट एंड द कोर्ट हैव पावर, ये पावर तो भाई सरकार के पास है। अभी हमने पढ़ा था एनसीएलटी एक मेंबर के शेयर दूसरे मेंबर को बोलेगा खरीदो, तो दूसरे का खत्म करवा रहा है ना, तो ये पावर किसके पास है, ये पावर गवर्नमेंट के पास है, कोर्ट के पास है, एनसीएलटी के पास है, मेंबर को एक्सपेल करने की। कोई भी कंपनी खुद से इसे निकाल नहीं सकता। सेक्शन 6 याद आ रहा है? बताओ सेक्शन 6 क्या था, नहीं याद आ रहा है तुम लोग, और याद आ रहा है सेक्शन 6 क्या है, सेक्शन 6 बता। ठीक है धीरे धीरे याद आ रहा है, दीक्षा याद आ रहा है, याद ही नहीं आ रहा है, वंशिका, वंशिका बोलती है, क्या नाम है तेरा, वैष्णवी, नहीं याद आ रहा, लीशा, सेक्शन 6, अंकुर, यश बेटा, अल्ट्रा वायरस ही है, सेक्शन 6 अल्ट्रा वायरस। लैंग्वेज याद करवाई थी, नॉट विथ स्टैंडिंग ओवर राइडिंग लैंग्वेज, वही सेक्शन 6 था, ठीक है। अगली बार अगर मैंने सेक्शन 6 बोला तो कुछ नहीं, अल्ट्रा वायरस बता देना। एक चीज बार बार बताई थी, कंपनीज एक्ट सबसे ऊपर, उसके नीचे, उसके नीचे, सबसे नीचे रिजोल्यूशन या फिर अग्रीमेंट, यही सेक्शन 6 है, याद रखना, ठीक है। सेक्शन 6 नॉट विथ स्टैंडिंग है, जो बोलता है भाई कभी भी कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट नहीं जाओगे। इस केस में क्या हुआ, मेंबर को निकालने वाली बात, ये क्या है, कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट है, तो ऐसी बातें लिख नहीं सकते। ये मोटे से पैराग्राफ में उन्होंने यही बोला है, रीड करोगे बोलो हाँ, गुड, है ना। और कल मैं भी साक्षी मैम की तरह क्लास से बाहर निकाल दूंगी जो नहीं पढ़कर आएगा, वो तो बोला गुड, अच्छा याद दिलाने के लिए, जो नहीं पढ़कर आएगा उसे मैं निकाल दूंगी, मैं भी एक्सपेल कर दूंगी उसे, ठीक है। लास्ट टॉपिक, चलो माफ किया, मान तो गई मैं, तुरंत ही मान गई मैं, झट से मान गई थी मैं तो, है ना। चलो कंडीशन क्या है मानने की, कल पढ़ के आएंगे। एक नया रूल बनाया मैंने, नया रूल क्या है समझना,
यहाँ पर्चियां रखूंगी मैं सबके नाम की, और ऐसे एक पर्ची उठाऊंगी। हो जाना भाई, ठीक है। उस पर्ची में जिसका नाम आएगा, हाँ, किसी माइनर से करवा देंगे अपन, है ना। चलो, तो जो भी आज पढ़ा है, कल वो कंसेप्ट जो जो पूछा जाएगा, है ना, सब बताएगा। अगर वो नहीं बता पाएगा तो ऐसे रास्ता देख के बाहर जाके पढ़ कर आएगा और साक्षी मैम के रूल फॉलो करवाएंगे, ठीक है। चलो, आज की सभा समाप्त।